दोस्तों, एनआईए ने आज एक टेररिस्ट को अरेस्ट किया है। उनकी एक प्रेस ब्रीफ भी आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे ये टेररिस्ट वानी जो है काजीगुंड का रहने वाला, जिसको श्रीनगर से अरेस्ट किया है, वो कैसे टेक्निकल सपोर्ट दे रहा था। ये बाकी जितने इस प्लॉट में दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो प्लॉट अभी तक चल रहा है, इसके ऊपर अरेस्ट हो रही हैं, अभी भी इसकी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं अभी भी। तो कैसे ये टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए महारत इसके पास थी और इनका प्लान था ड्रोन्स का इस्तेमाल करने का, ड्रोन्स लेड एक्सप्लोजिव्स गिराने का, उस टाइप का कुछ प्लान था इनका। अब मुझे लगता है इसके ऊपर अभी और काफ़ी कुछ सामने आएगा। अभी ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। किंतु एक सवाल जो बड़ा है, जिसको मैं बार बार रिपीटेडली कि न दूसरे शब्दों में, कभी ना कभी जो अलग अलग शब्दों में इसको मैं क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि आप यूट्यूब देख लें, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें, सोशल मीडिया देख लें, हमारे यहाँ पर जो ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो चेस्ट थंपिंग, ऑपरेशन सिंदूर 2 चल रहा है, ये जारी है, वो जारी है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये जो आज का जो टेररिज्म है, ये मॉडर्न टेररिज्म, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइबर वॉरफेयर का ज़माना है, ड्रोन्स का ज़माना है। ऐसे चेस्ट थंपिंग करके बार बार इस 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 टाइप की, मैं इसको कहूँगा ओनली चेस्ट थंपिंग एंड बकवास, ये सब करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जिन लोगों ने टेररिज्म में ऑपरेशंस किए हैं, जिनको ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस है, वो इस बात को समझते हैं कि आपको इसको प्रॉपरली प्लान करके और सारे फैक्टर्स को वे करके उनके ऊपर काम करने की जरूरत है। आज मैं ऐसे कुछ फैक्टर्स की बात करूंगा जिनके ऊपर हमें एक्चुअली में बहुत काम करने की जरूरत है, अगर हम ये चाहते हैं कि ये दिल्ली ब्लास्ट जैसा जो प्लॉट अभी डेवलप हो रहा है, अनरेवल हो रहा है, ऐसे प्लॉट्स को हम नकार सकें, इनको हम डिफीट कर सकें, प्रीएम्प्ट कर सकें। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि हमने अपना जो इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर है, जो इंटेलिजेंस फ्यूजन है, उसको बहुत स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। आज की तारीख में ठीक है, जैसे अभी ये हुआ है तो इसमें इंटेलिजेंस को शेयर किया गया, बट मैं आपको कहूँ तो हमारे जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पुलिस फोर्सेज हैं, इनमें एक इंटीग्रेशन की जरूरत है, जिससे कि रियल टाइम बेसिस पे इंटेलिजेंस को शेयर करें और उसमें से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसमें से रियल इंट टाइम से निकालें। क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है वो दुनिया भर की आती है, उसमें रियल इंटेलिजेंस को अलग करना भी एक प्रोसेस है। तो जैसे रॉ हो गया, आईबी हो गया, स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट्स हो गई, सीआईडी वगैरह हो गई, ये सीबीआई हो गई, इन सबको एक बहुत बड़ी इंटीग्रेशन की जरूरत है। ये आज की तारीख में भी एज सिंगल एंटिटीज काम कर रही हैं। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी जैसी संस्था को ये चाहिए कि इनका इंटीग्रेशन प्रॉपर करें, ताकि जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है उनको जो है वो एकदम ऑन रियल टाइम बेसिस पे किया जा सके। दूसरी बात है कि हमें अपनी जो पुलिसिंग है उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है और उसका टेक्निकल इंटीग्रेशन की जरूरत है। हमारी पुलिस आज भी बाबा आदम के ज़माने की तरह ऑपरेट करती है, डंडा लेकर। उससे काम नहीं चलने वाला है। आपको स्टेट पुलिस को जो है सिर्फ एक तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो अपस्किलिंग एक एक वो पहलू है। दूसरा पहलू है कि आपको टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आपको फेशियल रिकग्निशन वाले सीसीटीवीज, आपको साइबर वॉरफेयर करने वाले डार्क वेब को आइडेंटिफाई करने वाले सिस्टम्स और इनकी ट्रेनिंग, उसके अलावा जो सोशल मीडिया है, नेटवर्क डिजिटली जो लोग ऑपरेट करते हैं, यूज़ करते हैं, उसके ऊपर आपको इनको ट्रेन करना पड़ेगा और इनके ऊपर महारत हासिल करनी पड़ेगी। आज की तारीख में भी हमारे यहाँ पर जब कोई डिजिटल हैकिंग वगैरह होती है, हमारी पुलिस इक्विप नहीं है उसको हैंडल करने के लिए प्रॉपरली। वो ऐसे ही लटकते रहते हैं केस। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो बॉर्डर है उनको हमको, और बॉर्डर जो एलओसी पे फेंसिंग चल रही थी, पता नहीं उसका अब क्या स्टेटस है पूरी का, बट मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि मैं खुद नेपाल बॉर्डर हो गया, बांग्लादेश बॉर्डर हो गया, यहाँ से भारत में इन्फिल्ट्रेट करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। नेपाल तो बिल्कुल ही खुला हुआ है, आप फ्रीली आ जा सकते हैं, कोई चेक नहीं है उसके ऊपर। तो ऐसे आप इस ढंग से आप कैसे जो है दुश्मन की जो डिज़ाइन है उनको आप डिफीट करेंगे।
तो ये आपको करना पड़ेगा। साथ में आपको जो अपना इमिग्रेशन प्रोसेस है, चाहे वो अपना एरियल रूट्स हैं उनके ऊपर, और जो अपना सी रूट्स हैं उनके ऊपर जो भी आपका जो एक मॉनिटरिंग सिस्टम और जो प्रोसेस है उसको रीचेक करने की ज़रूरत है, और उसको आपको और ज़्यादा मेरे ख्याल से स्टडी कर कर उसमें इम्प्रूवमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप है। चौथी चीज़ है जो आपकी फाइनेंशियल ट्रैकिंग है, जो आज की तारीख में जो नए नए फाइनेंशियल स्कीम्स होती हैं उनको हैंडल करने के तौर तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे। उसमें सबसे ऊपर है जो क्रिप्टो मॉड्यूल्स हैं। मुझे नहीं लगता है कि हमारे पास क्रिप्टो मॉड्यूल्स के थ्रू जो फंडिंग आती है टेररिस्ट के पास, उसको हैंडल करने का कोई तरीके हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा एनजीओज का सबको पता है कि कैसे मिसयूज होता है, एनजीओज के थ्रू कैसे टेरर की फंडिंग होती है। इसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। आपको अपना लीगल एंड जुडिशियल फ्रेमवर्क को फिक्स करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से इतनी मेहनत करके जो है टेररिस्ट को अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद जो है कुछ प्रूफ इकट्ठे होते हैं, जो कोर्ट्स हैं वो अपना टाइम लगाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी का इम्पोर्टेंस मेरे ख्याल से जुडिशियरी को समझना पड़ेगा, और एंटी टेरर कोर्ट्स को अलग से आप एक प्रीमियर स्ट्रक्चर दीजिए कैसे उसको हैंडल करना है। बट एक दिए हुए टाइम के तहत उसको आपको निपटारा करने की ज़रूरत है। जो पुलिस फोर्स है उनको जो अपने विटनेसेस हैं उनको अच्छा प्रोटेक्शन करना, जो प्रूफ्स हैं उनको और तरीके से हैंडल करना, उनको एकत्रित करना, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। उसमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको उपयोग में लाने की ज़रूरत है। अब वो पुराने थके हुए तरीके की आप जो है साइट पर जा रहे हैं फिर आप प्रूफ्स ढूंढ रहे हैं, वो काम नहीं आएंगे। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। आजकल बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका आप जो है प्रूफ्स को एकत्रित करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो आता है, जो हमारा एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए हमारे देश में नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी। जो 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 पॉलिटिकल ओवरऑल फ्रेमवर्क है उसमें इतने ज़्यादा मैं कहूँगा कि अलग अलग पहलू हैं। कुछ लोग प्रूफ्स मांगते हैं, कुछ लोग जो है वो उसको एक कम्युनल रंग देने की कोशिश करते हैं। जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है, और उसको जो है ये कह देना कि ये इस धर्म का है इसलिए टारगेट किया जा रहा है, ये आप जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनके ऊपर छोड़ दीजिए। और पॉलिटिकली आप इसका इस्तेमाल मत कीजिए अपने आप को पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए। वो वोट बैंक बनाने के लिए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी को इससे बख्शिए। और इससे आप देखिए कि कितने जो है जो मासूम लोग हैं उनकी जान जा रही है। इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और उसके बाद भारत को इंटरनेशनली पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो हम कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। हमको चाहे वो फटफ हो, चाहे वो यूएन हो, चाहे हमारे जो जिन यूरोपियन यूनियन है और बाकी लोग, इनको पाकिस्तान को हमें और ज़्यादा एक्सपोज करने की ज़रूरत है। मेयरली ये स्टेटमेंट्स देना कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर है, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भी इन्हीं में से कुछ लोगों का पाला हुआ है। आप हम सबको पता है कि यूएस में ऐसे इंटरेस्ट हैं कि यूएस पाकिस्तान को भारत के लिए काउंटर बैलेंस करने के लिए वर्ल्ड फोरम पे उसका इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही नहीं ट्रम्प महोदय जो है ट्वीट मार देते हैं और उसके बाद जो है वो बोलते हैं कि फील्ड मार्शल फलाना टिकाना, इनकी जो आज इन्होंने गोद में बिठा रखा है दो इनके फील्ड मार्शल को, या जो भी इसको कह लें, तो उसका उसके पीछे कारण है हमको ये समझना पड़ेगा कि आप उनके ऊपर इस बात से डिपेंड नहीं हो सकते हैं कि आपके कहने पर, आपकी स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो हमारे प्रो स्टेटमेंट देना शुरू कर दें। आपको उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आपको पाकिस्तान को प्रॉपरली एक्सपोज करना पड़ेगा। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो टेररिज्म का जो शेप, स्ट्रक्चर, साइज है, ये टाइम के साथ बदल रहा है। जो पुराने घिसे पिटे तरीके हैं और जो हम बैठ के दुनिया भर की बयानबाजियां करते रहते हैं ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, वो आपको हेल्प नहीं करेंगी। कितना आप मुझे बताइए कि अभी सिंदूर के बाद, मई के बाद जो है हमारे यहाँ पर कितने लोग जो है वो जैसे लगातार भौंक रहे हैं कि भारत ये कर देगा, वो कर देगा। भाई क्या भारत, क्या इसका क्या फायदा हुआ? आईएसआई ने
ये मानना पड़ेगा जो दिल्ली के ब्लास्ट वाला ऑपरेशन था, ठीक है काफ़ी हद तक हमने उसको नाकाम किया, पर फिर भी नुकसान तो हुआ, लोगों की, मासूम लोगों की जान तो गई। उन्होंने दिखाया कि हमारे कैपिटल की में जाके वो घुसकर जो है उसके अंदर जाके टेरर मचा सकते हैं, और वो भी हमारे ही लोगों का इस्तेमाल करके, भारतीयों का इस्तेमाल करके, उन्हीं को ब्रेन वॉश करके। और देखिए कितना बड़ा प्लॉट था ये, अगर ये अनरिवल नहीं होता और हमें पता नहीं लगता तो ये बहुत बड़ा प्लॉट था, हजारों की जान जा सकती थी। तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि देखिए मीडिया में जाके भाषणबाजी करना, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देना, ठीक है, जो पॉलिटिशियंस हैं वो ठीक है, वो अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए वो करते रहते हैं, पर उसके अलावा जो हमारे सिक्योरिटी में लगे हुए हैं लोग, और जो कुछ मैं देखता हूँ कुछ अनफॉर्चुनेटली वेटरन्स भी हैं जो बैठ के दिन रात चेस्ट थंपिंग करते रहते हैं, भाई उससे कुछ नहीं होने वाला है। होगा तभी जब आप जो है ये जो मैंने पहलू डिस्कस किए हैं, इन पहलुओं के ऊपर तरीके से काम करें, संजीदगी से काम करें, और आप जो टेरर को ऑपरेट करने के नए नए तरीके टेररिस्ट जो इजाद कर रहे हैं, जो लेके आ रहे हैं, आप उनको प्रीएम्प्ट कीजिए और उनको आप एकदम नाकाम कीजिए, सरे से नाकाम कीजिए आप। तब है जो है स्टेटमेंट्स देने का और चेस्ट थंपिंग का फायदा, ऐसे कोई फायदा नहीं है। ये एक, जैसे मैंने कहा कि इस प्लॉट को लेकर अभी और भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, हम इसके ऊपर नज़र रखेंगे और इसको हमें अपने तौर तरीकों को बदलना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।